Okay, last topic of Unit 4, फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पेटेबिलिटी, और इन शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, आईसी। इसको क्या बोलते हैं, आईसी, इनकॉम्पेटेबिलिटी। देखो कॉम्पेटेबिलिटी, अगर एक लेमैन टर्म में अगर हम आपको समझाएं कि कॉम्पेटेबिलिटी क्या होती है, तो दो स्टूडेंट का एग्जांपल मैं लेता हूं, पहले भी लिया था। अगर दो स्टूडेंट हॉस्टल में अगर साथ में रहते हैं, एक ही रूम में एक ही रूम को शेयर करते हैं, और दोनों की जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा चेंज है। एक ये है कि वो रात में पढ़ते हैं, है ना, और जो नॉर्मल लाइफ टाइम होती है, सुबह मॉर्निंग में फिर उठ गए और बाकी अपने कॉलेज की एक्टिविटी किया, वापस से फिर गए शाम को, और शाम को वापस से पढ़ाई किया। ये लाइफ टाइम जो होती है नॉर्मल। सेकंड जो स्टूडेंट है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल चेंज है। वो पूरी रात जगते हैं और दिन में सो जाते हैं, और अगर कॉलेज आ भी रहे हैं, फिजिकली आ रहे हैं क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, मेंटली डिस्टर्ब है, परेशान है, कुछ पढ़ा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। तो जब अगर वो रात भर जगेंगे, रात भर अगर पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली लाइट ऑन करेंगे, जो दूसरा रूममेट है उसको डिस्टरबेंस होगा। और ये डिस्टरबेंस कई तरीके से हो सकते हैं। अगर आपको रात की नींद प्रॉपर नहीं आई है तो आपकी डाइजेशन में भी दिक्कत हो सकती है, आपकी हेल्थ में भी दिक्कत हो सकती है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमने कई सारे अपने फ्रेंड को देखा है जिनकी नाइट शिफ्ट है ना, ड्यूटी, उनकी हेल्थ में भी दिक्कत हो जाती है कुछ टाइम के बाद। इसीलिए कहा जाता है कि जो नेचर ने जो बनाया ना रात अगर आराम करने के लिए, तो आप रात को आराम ही कीजिए, और दिन अगर आपको बनाई गई है रोजी रोटी तलाशने के लिए, तो आप दिन में रोजी रोटी तलाशिए। और आपके लिए अभी रोजी रोटी तलाशने का मतलब ये है, कॉलेज आइए, प्रॉपर क्लास कीजिए, और जो असाइनमेंट होमवर्क है उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। यही आपका रोजी रोटी का रास्ता है। अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने सेहत के साथ खेल रहे हैं, डाइजेशन में दिक्कत होगी, सारी चीजें, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। जो नाइट शिफ्ट करते हैं ना लॉन्ग टाइम तक, उसको आप देखेंगे ना, वो परेशान रहते हैं, ठीक है, फिजिकली भी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, जो नेचर ने बनाया है उसी को फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ दिक्कत हो रही है। अगर नेचर आपके अगेंस्ट चले गए तो पूरा सिस्टम डगमगा जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमने आपको इसलिए दिया है, यहाँ पे भी सेम चीज है, क्योंकि हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ रहे हैं। फार्मास्यूटिक्स में इनकॉम्पेटिबिलिटी जब ही आती है जब हम 2 और मोर देन 2 इंग्रेडिएंट की बात करेंगे। सिंगल ड्रग है तो इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं आएगी। 2 ड्रग आपने ले लिया, व्हेन यू एडमिनिस्टर्ड 2 और मोर देन 2 मेडिसिन at the same time, there may be changes in their physical, chemical or therapeutic activity। और वो चेंजेस इसलिए है क्योंकि एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफिकेसी पे इफेक्ट डाल रहा है। आपने पहले पढ़ा था ड्रग इंटरेक्शन, 3 टाइप्स के होते हैं, एडिटिव, सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक। तो ये क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी। आइदर दे कैन इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ another drug or decrease the efficacy, or sometimes increase more than their individual effect. Okay, now when you see the definition of incompatibility, or in short IC, when you prescribe 2 or more than 2 medicament at the same time, okay,
there may be changes, and that changes is undesired, unintentional. Okay, and these may be due to physical changes, chemical changes, or therapeutic properties of medicament. This is called incompatibility. Physical change means change in color, odor, taste, flavor. Chemical changes means oxidation reduction, hydrolysis, breakdown, और therapeutic properties means फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक. ये दो टर्म है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक. इन दोनों में चेंजेस हो जाएंगे ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू और मोर देन टू मेडिकामेंट एट द सेम टाइम. डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ना दो मेडिसिन एक साथ में, वो एक बार चेक कर लेते हैं कि एक मेडिसिन दूसरे मेडिसिन को कहीं पे भी इफेक्ट नहीं कर रहा. अगर वो इफेक्ट कर रहा तो उसको अवॉइड करनी चाहिए. So here, as I said, this results due to prescribing two or more than two ingredient or medicament, and these show antagonistic effect. Antagonist means opposite. एक मेडिसिन दूसरे मेडिसिन के इफेक्ट को क्या कर रहा, कम कर दे रहा, अपोजिट रिएक्शन. ओके, and due to this there is a chance of formation of undesirable product, unintentional product. Okay, and that effect on safety of patient. कुछ भी इफेक्ट होगा बॉडी के अंदर तो सेफ्टी पेशेंट का डिस्टर्ब हो जाएगा. सेफ्टी ऑफ पेशेंट, पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आपने पैरासीटामोल लिया था फीवर या पेन को कम करने के लिए, साथ में एक और मेडिसिन ले लिया, उससे क्या हुआ, फीवर या पेन कम नहीं हुआ. तो पर्पस आपका क्या हुआ, जो टारगेट है वो गोल है वो अचीव नहीं हुआ. और अपीयरेंस ऑफ द फॉर्मुलेशन और अपीयरेंस ऑफ द प्रिपरेशन. जो प्रिपरेशन है उसके अपीयरेंस में चेंज आ गई, कलर चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, फ्लेवर चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, फिजिकल चेंजेस. तो इनकॉम्पेटिबिलिटी तीन तरह से आपको इफेक्ट कर रहा है. एक सेफ्टी ऑफ पेशेंट, पेशेंट को सेफ्टी, पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिस पर्पस से आपने मेडिसिन लिया है, और अपीयरेंस ऑफ फॉर्मुलेशन. ओके, ये तीन चीजों को डिस्टर्ब कर रहा है इनकॉम्पेटिबिलिटी. Now, classification, as I said, it can be classified into three categories: physical, chemical, and therapeutic incompatibility. Coming one by one, first is called physical incompatibility. Physical means change in color, odor, taste, viscosity, and morphology. This comes under physical incompatibility, or it is also known as pharmaceutical incompatibility. And these changes may be due to one of these reasons. First reason, insolubility of materials. Second reason, immiscibility. Immiscibility कहाँ पे आता है, emulsion. Okay, next precipitation, liquefaction. Liquefaction, eutectic mixture, liquefy हो जाता ना due to depression in melting point. Adsorption and complexation of solid materials. These are the reason behind physical incompatibility. और अगर फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, चेंज इन कलर, चेंज इन ऑर्डर,
change in taste, viscosity and morphology. Again, it is mentioned when these changes, either in change in color, taste, order, viscosity or morphology, here you can see physical changes, and here again you will see unacceptable, non-uniform, unpalatable product will be formed. ऐसा प्रोडक्ट जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि टेस्ट उसका क्या बीटर है, नॉन यूनिफॉर्म, जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉन यूनिफॉर्म, अनप्लेटेबल, इसका जो फ्लेवर है या ऑर्डर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हेयर जब ये चीजें होगी तो आपको डिफिकल्ट टू मेजर, क्वांटिटी को मेजर करने में डिफिकल्टी आएगी, एंड दिस कैन बी करेक्टेड बाय फार्मास्यूटिकल स्किल। अब ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इसको कोशिश करेंगे कम करने की, फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी को। फर्स्ट मेथड है चेंज इन ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। सपोज कर लीजिए हमारे पास 5 इंग्रेडिएंट है और फर्स्ट सेकंड जब हम मिक्स कर रहे हैं उसके वजह से इनकॉम्पेटिबिलिटी आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट को मिक्स करना पड़ेगा थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट में ऐड करना पड़ेगा सेकंड को। ये सब फार्मास्यूटिकल स्किल है। आप चेक करोगे कि ऑर्डर चेंज करने से क्या ये चीजें कम हो रही है कि नहीं हो रही है। सेकंड, अल्ट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। सपोज कर लीजिए एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट में ड्रग डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हैं, सॉल्वेंट को चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट। सॉलिड, कोई सॉलिड एक्सिपिएंट है, वो पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहा और उसका सेम इंग्रेडिएंट का दूसरा फॉर्म लिक्विड में है अवेलेबल, तो हम क्या करेंगे, लिक्विड में ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट। अल्ट्रेशन ऑफ वॉल्यूम। हो सकता है कि स्मॉल क्वांटिटी में वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, लार्ज क्वांटिटी ले लेंगे तो शायद डिसॉल्व हो जाए। ये सारी चीजें क्या फार्मास्यूटिकल स्किल है, आपको चेक करनी है। देन एक्यूरेट चॉइस ऑफ इमल्जेंट एंड सस्पेंडिंग एजेंट। सपोज कर लीजिए आपका जो ड्रग है वो वाटर सॉल्युबल है और आपने जो है सस्पेंडिंग एजेंट लिपिड सॉल्युबल ले लिया, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, सस्पेंडिंग एजेंट को चेंज करना, एक्यूरेट चॉइस। एंड देन एडिशन। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि जब कोई एक पार्टिकुलर ड्रग किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहा तो हमने एक दूसरा सॉल्वेंट यूज किया था, दैट इज कॉल्ड को सॉल्वेंट। स्मॉल क्वांटिटी में, मान के चलो कोई एक ड्रग है पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा, अल्कोहल में डिसॉल्व हो रहा, तो हमने स्मॉल क्वांटिटी में अल्कोहल लिया, मिथेनॉल या इथेनॉल, उसमें उसको डिसॉल्व किया और इस मिक्सचर को फिर वापस से पानी में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड को-सॉल्वेंसी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ को-सॉल्वेंट। ये सारे स्किल पैरामीटर्स हैं, इसको आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन से मेथड अप्लाई करने से इनकॉम्पेटिबिलिटी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल्स ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी और एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटीज। फर्स्ट एग्जाम्पल इमिसिबिलिटी, ये कहां पे आएगा, इमल्शन में। When two liquids are not miscible with each other, तो वहां पे आपको क्या करना है, एग्जाम्पल है ऑयल एंड वाटर, यूज ऑफ बेटर क्वालिटी और बेटर क्वांटिटी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, एक्यूरेट चॉइस ऑफ इमल्जेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट। अगेन विगोरस शेकिंग, सिर्फ इमल्जेंट ऐड करने से काम नहीं चलेगा, उसको शेक भी करना पड़ेगा। ओके, सो चॉइस ऑफ इमल्जेंट और सस्पेंशन में
सॉल्युबलाइजिंग एजेंट या सॉल्यूशन में सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। तो ये हो गया आपका एग्जांपल ऑफ इमिसिबिलिटी। सेकंड एग्जांपल इनसॉल्युबिलिटी। कुछ ड्रग एक पार्टिकुलर पीएच पे डिसॉल्व हो जाते हैं, दूसरे पीएच पे डिसॉल्व नहीं हो रहे। तो जिस पीएच पे वो डिसॉल्व होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पीएच चेंज करनी पड़ेगी, राइट। सेकंड एग्जांपल है मिलिंग। मिल मीन्स ड्रग का साइज को क्या करना है, रिड्यूस करना। जैसे साइज को रिड्यूस करेंगे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो डिसॉल्व फास्ट होगा। तो यहां पे यूज किया गया मिलिंग। बाय द यूज ऑफ मिलिंग वी कैन रिड्यूस इनसॉल्युबिलिटी, और जब इसको आप रिड्यूस करेंगे तो इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बाय द यूज ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट भी यूज किया, पहले हमने एग्जांपल बताया था जब सॉल्युबिलिटी इनहांसमेंट टेक्निक पढ़ा रहे थे, उसमें वन एग्जांपल है सर्फेक्टेंट। बाय द एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या करता है, एक स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर बनाता है, उसके अंदर ड्रग वहां पे गया और ये सारे के सारे मिक्सचर पानी में जाकर के डिसॉल्व हो जाते हैं। बताया था दो तरह के ओरिएंटेशन, जिसमें एक हेड टच हो रहा है, एक में टेल टच हो रहा है। अगेन बाय द यूज ऑफ co-solvent. These are the examples of methods to prevent insolubility and automatically incompatibility. ठीक है। One example is mentioned in case of acacia, mucilage of acacia and alcohol. When you put together, they form precipitate of acacia by the addition of alcohol. For that reason, acacia should not be used with alcohol for mucilage preparation. Second example, suspension which contain diffusible solids. In suspension, we use suspending agent or thickening agent, and they are not used then particles settle quickly and those cannot be maintained. अगर आप सस्पेंडिंग एजेंट यूज नहीं करेंगे, जो सस्पेंशन है वो स्टेबल नहीं बनेगा, और अगर स्टेबल नहीं बनेगा तो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे, और अगर पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग नहीं होगा, एक्यूरेट डोज मेंटेन नहीं कर सकते। ओके, तो अलग अलग फॉर्मुलेशन में अलग अलग आप एक्सिपिएंट को ऐड कर रहे हैं। इमल्शन में इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंशन में सस्पेंडिंग एजेंट और थिकनिंग एजेंट, ओके, और सॉल्यूशन में सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन कहां पे होता है, यूटेक्टिक मिक्सचर में। जब दो मिक्सचर को, दो कंपोनेंट को मिलाते हैं जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, मिलाने के दौरान ही वो क्या हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है। हमने बताया था कि उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या ऐड करनी है, वन एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट क्या करता है, जो मॉइस्चर है उसको एडसॉर्ब करता है अपने सरफेस पे। या दूसरा कंडीशन ये है कि जो मिक्सचर है उसको अलग अलग कंटेनर में आप उसको स्टोर कर सकते हैं, और अगर मिक्स करनी है तो साथ में आपको एडसॉर्बेंट ऐड करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर, मेंथॉल, थाइमोल, एस्पिरिन। Second classification of incompatibility is called chemical incompatibility, and it is also known as immediate. Immediate इसलिए क्योंकि जैसे ही रिएक्शन होगा आपको इसका रिस्पॉन्स दिखेगा। जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ आपको इसका रिस्पॉन्स दिखेगा, जैसे हाइड्रोलिसिस हुआ, जैसे ब्रेक डाउन हुआ, सारी चीजें इमीडिएट हो जाएगी। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, इमीडिएट incompatibility. Example is oxidation, reduction, acid base hydrolysis
or combination reaction, and sometimes breakdown of. Again here there is a changes of effervescence, decomposition and color change. कलर चेंज यहाँ पे भी है, कलर चेंज दोनों में एग्जांपल है, फिजिकल में भी और केमिकल में भी। रिएक्शन जब होते हैं वहां पे भी कलर चेंज होता है ना, एसिड बेस में, क्योंकि जब कलर चेंज तभी होगा जब आपका जो मीडिया है एसिड से अगर बेस हो गया। सपोज कर लीजिए कोई आपने डाई यूज किया है ना, वो डाई एसिड में अगर कलरलेस है, मीडिया को आपने चेंज कर दिया बेस, और बेस में उसका कलर कुछ और होगा, सपोज कर लीजिए रेड हो गया, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। इन दैट कंडीशन inactive or sometimes toxic product will be formed. Example of chemical incompatibility. First example, formation of precipitate. Precipitate कब बनता है, जब आपका जो मटेरियल है वो पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, तो क्या बन जाएगा वो, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। एग्जाम्पल है alkaloid salts which are soluble in water but alkaloid base practically insoluble in water and they are freely soluble in organic solvent. One example is mentioned, strychnine hydrochloride, ये क्या आपका सॉल्ट है, ये वाटर में solubilize है। aromatic spirit of ammonia, again it is water soluble, and purified water 200 ml. When you combine strychnine hydrochloride along with aromatic spirit of ammonia, there is a chance of precipitation of strychnine. अब इस प्रेसिपिटेट को रोकने के लिए आपको क्या करना है, हाफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इसके लिए यूज करना है, हाफ क्वांटिटी इसके लिए यूज करना है, देन दोनों मिक्सचर को आप फाइनली मिक्स कर देंगे, क्योंकि इनिशियली जैसे आप इसको इसमें डालेंगे इसका प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो यहां पे भी एक तरह से ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को आपने चेंज कर दिया, है ना, ये चीज इसमें मेंशन है। सेकंड एग्जांपल ऑफ केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी, गैस फॉर्मेशन। गैस फॉर्मेशन कहां पे हुआ था, एफरवेसेंट पाउडर में। कौन सी गैस बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। किसके किसके बीच में रिएक्शन हुआ था, साइट्रिक एसिड, टर्टरिक एसिड अलॉन्ग विथ कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कोई सा भी कार्बोनेट, कार्बोनेट विथ एसिड और एसिडिक ड्रग रिजल्ट in the release of carbon dioxide. Okay, so in this condition these compounded in an open container. ओपन कंटेनर में अगर आप नहीं रखेंगे, बंद कंटेनर में, तो देयर इज अ चांस ऑफ एक्सप्लोजन, क्योंकि उसके अंदर क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, और CO2 क्या होगा, रिलीज होगा। अगर आप उसको बंद कंटेनर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको ओपन कंटेनर यूज करना। कलर चेंज, अगेन हमने बताया था ना, ड्यू टू चेंज इन पीएच, एसिडिक है, कलरलेस है। अभी आप लोग कोई टाइट्रेशन करते हैं, कौन सा टाइट्रेशन किया, एसिड बेस में। कोई डाई यूज किया, कौन सा, थाइमिल ब्लू, फिनोल्फ्थालीन। एसिड में कौन सा कलर होता है उसका, कलरलेस, और बेस में पिंक कलर। तो फिनोल्फ्थालीन अगर एग्जांपल लेते हैं, यहां पे पीएच को अगर आप चेंज करोगे एसिड से बेस, कलर क्या चेंज होगा, कलरलेस टू पिंक, है ना। तो उससे बचने के लिए आपको पीएच मेंटेन करनी है, और पीएच मेंटेन करने के लिए जो हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं उसको बोलते हैं बफर। ओके, आयोनिक रिएक्शन, अगेन इट इज वन एग्जांपल ऑफ केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी।
कैसे है एग्जांपल देख लीजिए आप। क्रीम, क्रीम तो पढ़ा ना आपने, क्रीम प्रिपेयर्ड विथ केटायनिक इमल्जेंट, क्रीम इट इज द एग्जांपल ऑफ इमल्शन। वैनिशिंग क्रीम हमने बताया, कोल्ड क्रीम बताया, ठीक है। तो क्रीम जो कोल्ड क्रीम मान के चलो, ये किस टाइप का इमल्शन है, वाटर इन ऑयल, और वैनिशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर, ठीक है। सो एनी क्रीम विच इज प्रिपेयर्ड बाय द यूज ऑफ केटायनिक इमल्जेंट, केटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, और इमल्जेंट तो पता ही है, इमल्सिफाइंग एजेंट, मे क्रैक, क्रैक मीन्स फेज का सेपरेशन समझ लीजिए, इमल्शन में हमने बताया था, मे क्रैक इफ मिक्स्ड विथ क्रीम प्रिपेयर्ड विथ एनायनिक इमल्जेंट। एक क्रीम जो इमल्जेंट केटायनिक के फॉर्म में बना है, और एक क्रीम जो एनायनिक इमल्जेंट से बना, दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ लेयर। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आयनिक रिएक्शन एंड इट कम्स अंडर केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। लास्ट इज कॉल्ड थेराप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीजें आपको हमेशा पढ़नी है, सिर्फ फार्मास्यूटिक्स में नहीं, आपको आगे जब एनाटॉमी अभी आप पढ़ रहे हैं ना, एनाटॉमी का जब एडवांस फॉर्म पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी, वहां पे भी पढ़नी है। थेराप्यूटिक मीन्स एक्टिविटी ऑफ एनी ड्रग बॉडी के अंदर, ओके। इट इज also called drug interaction, और ड्रग इंटरेक्शन में आपने पढ़ा हुआ एडिशन, सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक, ओके। सो दिस टाइप ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी may occur due to subsequent admission of or administration of two drugs। एक टाइम पे आपने दो मेडिसिन साथ में खाया, उसके वजह से आपको थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है, या तो एडिशन होगा, या तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा, या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होगा, ओके। सो हियर द कॉजेज ऑफ थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी इज ओवरडोज। ओवरडोज मीन्स जितनी डोज लेनी थी उससे ज्यादा आपने ले लिया, और इम्प्रॉपर डोज, जितनी डोज लेनी थी उससे कम ले लिया। सेकंड, इनकरेक्ट डोजेस फॉर्म, टैबलेट के फॉर्म में लेनी थी, आपने ले लिया लिक्विड के फॉर्म में। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आपको हमने एग्जांपल बताया था, टेट्रासाइक्लिन विथ मिल्क, मिल्क के साथ टेट्रासाइक्लिन नहीं लेनी चाहिए, क्यों, मिल्क के अंदर कैल्शियम है, कैल्शियम बाइंड करता है टेट्रासाइक्लिन के साथ और उसके एब्जॉर्प्शन को लो कर देता है। सो जो टेट्रासाइक्लिन की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एंड सिनर्जिस्टिक और समटाइम्स एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। अभी मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। This type of interaction may comes under two category. First is called pharmacodynamic, second is called pharmacokinetic। ये दो टर्म आप याद कर लीजिए, ये हर जगह पे काम आने वाला। फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक। अगर एक सेंटेंस में मैं इसको डिफाइन करूं तो व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ये देखो, ये चार पैरामीटर तो बॉडी ने किया ड्रग के साथ, बॉडी ने ड्रग को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, मेटाबॉलिज्म किया, उसको फिर वहां से एलिमिनेट कर दिया। अब जो आपने ड्रग लिया वो बॉडी के साथ क्या किया, तो उसने थेरेपेटिक एक्टिविटी शो की बॉडी के अंदर। थेरेपेटिक एक्टिविटी में दोनों चीज आ गई, साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकते हैं।
ये ड्रग ने बॉडी के साथ जो करना था वो किया। इसको बोलते हैं क्या? फार्माकोडायनामिक। ठीक है। अब जो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है उसमें कई पैरामीटर्स है। देखो, एक ड्रग के साथ ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग के साथ एक्सिपिएंट। जो एक्सिपिएंट आपने यूज किया हुआ ड्रग के अंदर, उसका इंटरेक्शन ड्रग के साथ, ड्रग मींस एपीआई। और कभी कभी आपने दो से ज्यादा एक्सिपिएंट यूज किया, हो सकता है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सिपिएंट एक्सिपिएंट इंटरेक्शन। ड्रग फूड इंटरेक्शन। फूड कहां मिलेगा? बॉडी के अंदर। आपने कोई मेडिसिन खाया, फूड ऑलरेडी अवेलेबल है स्टोमक में, उसके साथ क्या इंटरेक्शन है? क्या वो एब्जॉर्प्शन को डिले कर देगा या एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, या कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा? क्योंकि आपने देखा होगा डॉक्टर जब लिखते हैं तो कभी कभी लिखते हैं कि खाली पेट में खाने के लिए। इसका मतलब क्या है? कि जो फूड है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा, तभी बोला गया कि खाली पेट में खाइए इसको। और कभी बोला गया कि खाने के बाद खाइए, मील आप 1 आवर आफ्टर मील। लास्ट एक्सिपिएंट पैकेजिंग इंटरेक्शन। जिस कंटेनर में आपने प्रोडक्ट को रखा है, उस कंटेनर का जो मटेरियल्स है वो भी तो किसी चीज का बना हुआ, उसके साथ इंटरेक्शन हो जा रहा। तो डॉक्टर आपको कभी कभी कहते हैं ना, ये चीजें इस प्लेट में, इस गिलास में नहीं पीनी चाहिए। अब देखिए एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट हमने आपको बताया फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक। दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वाला पार्ट है फार्माकोकाइनेटिक। आपने मेडिसिन खाई, बॉडी के अंदर गया, फर्स्ट जो चीजें हुई वो है एब्जॉर्प्शन। बॉडी के अंदर ये क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद ये डिफरेंट ऑर्गन में, डिफरेंट टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, है ना। उसके बाद ये कहां पहुंचा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ब्लड में, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसकी जो भी एक्शन है उसने अपने एक्शन को शो किया, और उसके बाद वहां से उसका क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म। एक्शन होने के बाद उसका काम खत्म, अब उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और जब ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब इसको एलिमिनेट कर दो। ये किस में आ गया? फार्माकोकाइनेटिक। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। अब ड्रग बॉडी के अंदर क्या कर रहा? ड्रग कंसंट्रेशन एट साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन मींस, सपोज कर लीजिए स्किन में कोई प्रॉब्लम है और आपने स्किन पे लगाया है, वो साइट ऑफ एक्शन हो गया। ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, आपने खाया ओरली, ब्लड सर्कुलेशन से ये कहां पहुंचा? ब्रेन में, ये क्या हो गया? साइट ऑफ एक्शन। ठीक है। तो साइट ऑफ एक्शन पे गया, वहां पे ये अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। अब रिस्पॉन्स क्या है? अगर कोई बीमारी है ब्रेन से, उस बीमारी को कम करने की कोशिश करेगा। हाथ में पेन है, पेन को कम करने की कोशिश करेगा। उसके बाद इसको बोलते हैं क्लिनिकल रिस्पॉन्स। इसमें दोनों है, इफिकेसी भी है। आपने पैरासीटामोल खाया, उससे फीवर कम हो गया, दैट इज कॉल्ड इफिकेसी। साथ में साइड इफेक्ट भी तो हो रहे हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कुछ भी हो गया, वो क्या? टॉक्सिसिटी काउज कर रहा है। ये किसके अंदर आया? ये फार्माकोडायनामिक के अंदर आया, है ना। तो एक मेडिसिन जब आप खाते हो, इसका एक्शन बॉडी पे क्या हो रहा, और बॉडी का एक्शन मेडिसिन पे क्या हो रहा है, ये दोनों ही आते हैं फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। आगे बात समझ में? ये पूरे मेडिसिन का पूरा एक तरह से फ्लो चार्ट है। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या बताया था? एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन। दो मेडिसिन ले रहे हो, एक मेडिसिन हो सकता है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दे, या हो सकता है उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर दे। डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये क्या इंटरेक्शन है? इंटरेक्शन मींस व्हेन यू टेक 2 or more than 2 कंपोनेंट और मेडिसिन एट द सेम टाइम।
है ना। ये सारे आ गए आपके फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन में। अब एग्जाम्पल है, जो इंटरेक्शन हमने बताया उसके कुछ एग्जाम्पल है। रॉन्ग डोजेस फॉर्म। रॉन्ग डोजेस फॉर्म मींस आपको कुछ और लेनी थी, आपने कुछ और ले लिया। यहां पर दो एग्जाम्पल है, डाइजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन। ये दोनों एक ही प्लांट से निकलते हैं। प्लांट का नाम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। इस प्लांट से दो कंपोनेंट निकलते हैं, डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। दोनों में डिफरेंस ये है, एक लीवर से मेटाबॉलिज्म होता है और एक किडनी से। ओके, दोनों का फंक्शन सेम है। जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना, वो यूज करते हैं। नाम ही है ना कार्डियक, कार्डियक अरेस्ट होता ना, हार्ट फेलियर। तो जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो यूज करते हैं डाइजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन। लेकिन इसका जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो अलग अलग ऑर्गन से हो रहा, एक लीवर से और एक किडनी से। डिजिटॉक्सिन जो है वो आपका लीवर से हो रहा, और डाइजॉक्सिन कहां से हो रहा, किडनी से। ठीक है। कार्डियक पेशेंट, इसका मतलब उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, लीवर और किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है ना। सपोज कर लीजिए कि एक कार्डियक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उसका लीवर भी डैमेज है, लीवर भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा। कार्डियक पेशेंट तो है ही, साथ में लीवर भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो कार्डियक पेशेंट है, इन दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन हम दे सकते हैं, लेकिन माइंड में सेट कर लो कि उसका लीवर काम सही से नहीं कर रहा। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से दोनों में से कौन से ऐसे ड्रग है जो लीवर से मेटाबॉलिज्म हो रहा। डिजिटॉक्सिन। तो कार्डियक पेशेंट अलोंग विथ लीवर डैमेज या इम्प्रॉपर फंक्शन, उसमें आपको डिजिटॉक्सिन को अवॉइड करनी पड़ेगी, या अगर डोज दे भी रहे हैं तो डोज को कम करनी पड़ेगी। लेकिन उस पेशेंट को आप डाइजॉक्सिन सेम डोज में दे सकते हैं, क्योंकि ये कहां से मेटाबॉलिज्म होगा, किडनी से। अब सेम उल्टा कर दो, अगर कार्डियक पेशेंट है, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है ना, तो ये एग्जांपल इसका, ये चीजें लिखी हुई यहां पे। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझ में आया, कहां पे चेक करते हैं। डाइजॉक्सिन किडनी, डिजिटॉक्सिन लीवर। ये इंटरेक्शन तो हमने पहले बताया हुआ था, टेट्रासाइक्लिन अलॉन्ग विथ मिल्क, क्योंकि एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता, ये कम कर देता। सेकंड एग्जांपल, लैक्टेटिंग मदर। उस कंडीशन में कुछ मेडिसिन है, जैसे फिनाइटोइन, फिनोबार्बिटोन, क्लोराम्फेनिकोल, इसको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे मेडिसिन एक्सक्रीट आउट होती है मिल्क के थ्रू, और ये कहां पहुंच जाएगी, फीटस में। तो वो वहां पे बच्चे के साथ डिस्टरबेंस हो जाएगा, बच्चों को दिक्कत कर जाएगी। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में हमने एंटागोनिस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है पहले भी, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का भी एग्जांपल दिया हुआ है ना। पैरासीटामोल प्लस कोडीन, ये किसका एग्जांपल है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। अगर आपको पेन है, आपने पैरासीटामोल लिया, साथ में अगर कोडीन ले लेंगे, तो एनाल्जेसिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जो पेन है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल, एमोक्सिसिलिन, ये एंटीबायोटिक है, इसके साथ अगर आपने क्लेबुलेनिक एसिड यूज किया हुआ, तो यहां पे भी क्या है, इफिकेसी बढ़ जाएगी, स्पेशली इन केस ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। सिंगल एंटीबायोटिक ले रहे थे, बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, अब आपने क्या किया, कॉम्बिनेशन में यूज कर लिया।
एमोक्सिसिलिन, क्लेबुलानिक एसिड, इसका कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है। लास्ट 3 स्लाइड, ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन। ड्रग और उसके साथ में जो आपने एक्सिपिएंट दिया वही आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अब आपको यह भी चेक करना कि जो एक्सिपिएंट आप यूज करते हैं उसकी कॉम्पेटिबिलिटी ड्रग के साथ है या नहीं, वो भी चेक करनी है। जैसे टेबलेट बनाने में बहुत सारे एक्सिपिएंट यूज करते हैं, डाइल्यूएंट, बाइंडर, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट। तो उसमें देखना पड़ेगा कि जो ड्रग है उसके साथ सारे एक्सिपिएंट कंपेटेबल है या नहीं है, क्योंकि एक एक एक्सिपिएंट के बहुत सारे एग्जांपल मार्केट में अवेलेबल है। कौन वाले इसके साथ कंपेटेबल है वो आपको चेक करना पड़ेगा। एग्जांपल इज मेंशन अमाइन ड्रग। अमाइन ड्रग मीन्स जिस ड्रग के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है उसको बोलते हैं अमाइन ड्रग। रिएक्ट विथ लैक्टोज, और लैक्टोज कहां यूज करते हैं? डाइल्यूएंट के फॉर्म में। कब? जब टेबलेट बनाते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम स्टीयरेट इट फॉर्म ब्राउन कलर कंपाउंड, और इससे क्या होगा? जो पोटेंसी है, इंटीग्रिटी है टेबलेट का, वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। जो थेरेपेटिक इफिकेसी है टेबलेट का वो क्या होगा? कम हो जाएगा। ये क्या किसके एग्जांपल है? ड्रग, एक्सिपिएंट। नेक्स्ट है एक्सिपिएंट इंटरेक्शन। अब दो एक्सिपिएंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एग्जांपल है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इन सस्पेंशन which contain sodium carboxymethyl cellulose as a suspending agent। मिथाइल सेलुलोज या सेलुलोज डेरिवेटिव सस्पेंडिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन प्रेजेंट है उस कंडीशन में, तो ये फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम CMC बना लेगा। सोडियम को वहां से क्या करेगा? रिप्लेस करके या तो कैल्शियम आ जाएगा या मैग्नीशियम आ जाएगा। और ये जो सस्पेंडिंग एजेंट है ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना सोडियम CMC है। तो यहां पे क्या हुआ? एक्सिपिएंट इंटरेक्शन हो गया, है ना। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एक्सिपिएंट पैकेजिंग मटेरियल इंटरेक्शन। पैकेजिंग मटेरियल, जैसे कोई बोतल आपने यूज किया, इसके अंदर भी कुछ मटेरियल्स है ना पैकेजिंग मटेरियल्स में। मान के चलो ये सोडा लाइम गिलास है, सोडा लाइम। ये गिलास से जो भी चीजें हमारे प्रोडक्ट में आती है, दिस इज कॉल्ड लीचिंग। कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय लीचिंग? माइग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पैकेजिंग मटेरियल टू द प्रोडक्ट। आपने कंटेनर के अंदर कोई प्रोडक्ट रखा, कंटेनर से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट निकल करके प्रोडक्ट में आ गया, उसको क्या बोलेंगे? लीचिंग। ओके, तो यहां पे एग्जांपल है सोडा लाइम ग्लास, एंड इन केस ऑफ सोडा लाइम ग्लास देयर इज अ चांस ऑफ सोडियम आयंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड सोडियम कैन मूव फ्रॉम ग्लास टू प्रोडक्ट। अब अगर सोडियम आ जाएगा प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट का क्या होगा? इंटीग्रिटी, पोटेंसी, थेरेपेटिक एफिकेसी डिस्टर्ब नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एक्सिपिएंट पैकेजिंग मटेरियल इंटरेक्शन। दैट्स ऑल अबाउट फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट। अब अगर आपको कोई डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क।